नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोरोना टीका लेने के लिए गिरिडीह में भगदड़ के हालात हैं। सरिया प्रखंड के पीएचसी में टीका लेने जुटे लोग दौड़ते भागते दिखे। इस भाग दौड़ में 3-4 लोग घायल भी हो गए। लोगों का आरोप है कि आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर बहुत ही कम दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको गिरिडीह से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर पर भागदौड़ मची है। बताया जा रहा है कि आबादी के हिसाब से यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर कम बनाए गए हैं, जिसकी वजह से कोरोना का टीका कम पड़ जा रहा है। टीका लेने के लिए लोग सुबह से ही कतार में लगे थे। इस दौरान 3 गेट खुले थे। वहीं जब पीएचसी का चौथा गेट खोला गया तो लोग एक दूसरे से पहले टीका लेने के चक्कर में भागते हुए दिखाई दिए। इस दौरान लोगों की भीड़ न तो सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कर रही थी और न ही कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक दिख रही थी। तो तस्वीरें आपको गिरिडीह से दिखा रहे हैं। देखिए वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरीके से भागदौड़ मची हुई है। एजाज अहमद हमारे साथ, हमारे सहयोगी गिरिडीह से जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। एजाज, क्या अब कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या अब जो लोग वहां पर पहुंचे थे वैक्सीन लेने के लिए सही तरीके से कतारबद्ध किया जा चुका है? कुछ व्यवस्था हुई है वहां पर? जी, व्यवस्था तो कुछ इस तरह खास नहीं किया गया है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे इस घटना घटने के बाद वहां पे पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का काम किया है कि लाइन पे लगे, जो पहले आए हैं उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाए। इस आधार पे लोगों को लाइन लगाया गया है, लेकिन अभी माहौल शांत है और अभी ठीक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं अगर वैक्सीनेशन कैंप की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 हजार लोगों की आबादी है, जहाँ पे सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। और दूसरी तरफ ये अफवाह फैलाया गया था, ये शायद ये रियलिटी भी है कि वैक्सीन खत्म हो चुका है और कम ही बचे हैं, शॉर्टेज के कगार पे, जिसे लेकर के ग्रामीणों में और भगदड़ मच गया कि हम जल्दी लेंगे, और इस तरह से लोगों में भगदड़ मची और घटना से पहुंचे थे। जी एजाज, स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई? जिस तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है, तो क्या अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्या पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन वहां पर उपलब्ध है? कुछ बताया जा रहा है कि जल्दी से सभी लोगों को वैक्सीनेशन सभी लोगों का कर दिया जाएगा? स्वास्थ्य विभाग से अभी तक तो कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन वहां के लोगों ने बताया है कि सफिशिएंट अमाउंट में वैक्सीन अवेलेबल है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब आराम से लगे रहें, वैक्सीनेशन सबको दिया जाएगा। जी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे एजाज कि जब वहां पर लोग मौजूद थे और इस तरीके से अचानक से ऐसा क्या हो गया, कैसे बातचीत आगे बढ़ी कि इस तरीके से लोग भागदौड़ करने लगे? जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 से 3 दरवाजे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि किस दरवाजे पे लाइन लगनी है और कहाँ पे वैक्सीनेशन होना है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहले से था कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, तो पहले जा करके लाइन पे लगा जाए और वैक्सीन लिया जाए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि किस दरवाजे पे वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके वजह से लोग 6 बजे सुबह से ही वहां पे लाइन में लगे हुए थे तीनों दरवाजे पे, और वैक्सीनेशन कैंप एक ही दरवाजे पे लगना था। जैसे ही दरवाजा 10 बजे के बाद खुला तो लोगों को पता चला कि गेट नंबर 3 पे वैक्सीनेशन होगा, तो जो गेट नंबर 1 और 2 पे लोग भीड़ लगे हुए थे, वो अचानक लोगों में भगदड़ हुई और गेट नंबर 3 की तरफ लोग भागते हुए जाने लगे और इस तरह घटना घटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज तमाम जानकारी के लिए। तो खबर गिरिडीह से आपको बता रहे थे, यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप पर इस तरीके से भगदड़ मची है। यहाँ पर लोग वैक्सीन लेने के लिए एक दूसरे से मारामारी करते हुए दिखाई दिए। 4 लोग इसमें घायल हुए। 4 गेट होने की वजह से लोगों को पता नहीं कि किस गेट पे लाइन लगना है, तो कुछ इधर लाइन लगे हुए थे। 3 गेट होने की वजह से तीनों साइड से लोग घिरे हुए थे। तो अब जब अचानक से गेट एक खुला तो गेट दूसरे से लोग भागदड़ करते हुए वहाँ पे पहुँचे। कोई अगर लेडीज अपने गोद में बच्चा लिए हुए दौड़ रही थी, कोई कुछ था, कोई बूढ़े थे, कोई बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो दौड़ रहे थे। तो उस भगदड़ में बहुत सारे लोग थे, करीब 100-150 लोग होंगे, उनसे ज़्यादा भी 200 लोग तक हो सकते हैं। शिक्षकों के वेतनमान और नियोजन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री कई अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्रालय में अहम बैठक कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में हो रही बैठक में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, फाइनेंस सेक्रेटरी सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में
बिहार शिक्षक नियमावली का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही बिहार की तर्ज पर बनी नियमावली पर चर्चा की जाएगी। गुमला में रसोइया संयोजक संघ से जुड़ी महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में बैठक में भाग लिया और 15 सूत्री मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की है। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ के बैनर तले अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में बैठक का आयोजन किया गया। संघ ने सरकार को धोखाधड़ी और छलावा करने वाली सरकार बताया। 15 सूत्री पूरी मांग नहीं होने पर संघ ने 26 अगस्त को सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है। साथ ही आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। हम लोग चाहते हैं कि सभी रसोइया 2004 से काम किए हैं उन लोग को मानदेय दिया जाए और मर्ज किए हैं जो विद्यालय में बच्चा गए हैं वही विद्यालय में हमारे रसोइया लोग को भी भेजा जाए और उनका मानदेय दिया जाए। यदि हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग हेमंत सरकार का आवास घेराव करेंगे। यदि उसमें भी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग वहाँ पर धरना अनशन में भी बैठेंगे। तो जिस तरह हम लोग हर प्रयास संभव करेंगे कि सरकार हम लोग की बात को माने। रांची पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। आरोप है कि रांची पुलिस एक नाबालिग और उसके परिवार को उसके घर से 15 अगस्त की दोपहर उठाती है और फिर उन्हें जबरन एक व्यक्ति के खिलाफ बयान देने को कहती है। हालांकि इसके बाद भी नाबालिग और उसका परिवार पुलिस के दबाव में नहीं आता है। पूरा मामला अनगढ़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां से परिवार को उठाकर पुलिस धुरवा थाने लाती है और सुनील तिवारी के खिलाफ बयान देने को कहती है। दबाव डाला जाता है कि उससे जबरन काम करवाया जाता है, साथ ही छेड़छाड़ भी की जाती है। हालांकि लड़की इससे इनकार करते हुए अपने स्टैंड पर कायम रहती है। परिजनों के मुताबिक पुलिस इसके पीछे ऊपर से मिले ऑर्डर का हवाला देती दिखी। वहीं परिवार के बारे में पुलिस की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। उठाया गया था और हम पूछे उन लोग को कि क्या कारण से उठा रहे हैं, तो उन लोग बोला कि मेरा पता नहीं है, हम लोग को पता नहीं है, ऊपर से आदेश मिला है। तो तब पर भी हम पूछ रहे थे कि बता दीजिए, थोड़ा मोड़ा जानेंगे तब तो बोल रहा था कि आदेश मिला है, जो आदेश मिलेगा वही ना करेंगे। सब मेरा ननद बोलती है कि नहीं, हम तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे और मेरा साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है। इतना 13 साल का हम हैं और कैसे गलत होगा मेरा साथ। मेरा तो अपना मम्मी पापा जैसा मान रहा था, क्योंकि अपना बेटी में ही नहीं हूँ लेकिन अपना बेटी जैसा मान रही थी और रखा था। पता हमको नहीं चला कहाँ है कुछ नहीं पता चला। हमको 6 बजे 16 तारीख को शाम को पता चला। 15 तारीख को कुछ पता नहीं था। 16 तारीख को 6 बजे आसपास हमको फ़ोन किया था अपना घर वाला नंबर से। जेएमएम ने आदिवासी लड़की के साथ घटना पर चिंता जताई है और इस मामले की जांच करने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में जो भी शामिल होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बालिका के साथ इस तरह का दुराचार की बातें सामने आई है, बहुत ही निंदनीय है और निश्चित तौर पर वर्तमान में पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस सरकार की एक कमिटमेंट है। झारखंडियों के साथ ऐसा दुराचार करने वाले चाहे जो भी कितने बड़े रसूख वाले हों, वो बख्शे नहीं जाएंगे और बख्शना भी नहीं चाहिए। तो इस पर कुछ बयान मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी आना चाहिए। पलामू में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से छेड़छाड़ करते हुए उसे हैक करने का मामला सामने आया है। आयोग का आईडी पासवर्ड हासिल कर आरोपी मुकेश कुमार ने फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड भी बनाए। इसे लेकर डीसी के निर्देश पर चैनपुर अंचल के सीओ ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया और फिर उसे पलामू सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि युवक का संबंध बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से भी जुड़ा है। दूसरे राज्य के युवक निर्वाचन आयोग के वेबसाइट की आईडी
आरोपी के पास भेजा करते थे, उसी आईडी से छेड़छाड़ करते आरोपी फर्जी तरीके से चुनाव आयोग का वेबसाइट खोलकर वोटर आईडी कार्ड बनाकर भेजा करता था। इसके बदले में आरोपी के मोबाइल में पैसा ट्रांसफर भी होता था। इस मामले में और कौन से लोग जुड़े हैं, इसकी पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। जो मतदाता पहचान पत्र अनाधिकृत रूप से बनाते थे और इसका प्रिंट निकालते थे, जो कि ये नियम विरुद्ध है। अंचलाधिकारी चैनपुर के माध्यम से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मुकेश कुमार नाम का एक व्यक्ति जो चैनपुर का निवासी है, यह अवैध रूप से निर्वाचन कार्यालय का यूपीआई और वेबसाइट वगैरह हैक करके उसके आधार पर उसका लिंक वगैरह दूसरों को भी सेंड करके और उससे अवैध रूप से पैसे की कमाई किया करता था, और साथ ही साथ अवैध रूप से कई व्यक्तियों का मतदान पत्र वह बनाया करता था और लोगों को दिया करता था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। यात्रा लेकर रांची पहुंची केंद्रीय मंत्री ने लगातार मिल रहे जन समर्थन को लेकर लोगों का आभार जताया। साथ ही कहा कि साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी पीएम की ओर से जो सम्मान दिया गया उससे वो अभिभूत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा देने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब भारतीय भाषाओं में होगी, जिसके लिए एक्सपर्ट कमेटी से भी सलाह ली जा रही है। प्रति लोगों का ध्यान नहीं है, तो एक भारतीय भाषाओं में बच्चों की पढ़ाई हो, उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है कि सिर्फ शिक्षा किताबी ना हो, रोजगार परक शिक्षा हो। तो इस राष्ट्रीय नीति में बहुत साफ ये रोजगार परक शिक्षा की बात की गई है, और हमेशा आप देखते होंगे कि ये प्रधानमंत्री जी की भी जो सोच है कि हर लोगों को रोजगार मिले, तो निश्चित रूप से शिक्षा नीति में ये समावेश किया गया है। क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा कि हर एक जो भी बच्चे हैं उसको चाहे जिसमें भी इंटरेस्ट है वो व्यावसायिक शिक्षा में पढ़ाई उसकी वो कर सकते हैं। तो इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और अब 29 तारीख को 1 साल पूरा हुआ। 1 साल पूरा होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई योजनाओं का लॉन्च किया गया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। उसमें आप देखे होंगे 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, यानी अब क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। तो इस तरह धीरे धीरे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लोहरदगा में शहरी क्षेत्र के इस्लाम नगर में जल मीनार बेकार पड़ा है। लोगों ने कई बार अपने जनप्रतिनिधि को मौखिक और लिखित रूप से आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब 1 साल से ये जल मीनार खराब स्थिति में है। इसका निर्माण राज्य सरकार की योजना के तहत कराया गया था ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। वहीं पूरे मामले पर प्रशासन भी लापरवाह बना हुआ है। ये जल मीनार लगी हुई है और ये जल मीनार बस यहाँ की शोभा बढ़ा रही है। ये जल मीनार करीब 1 साल से बंद है और इससे ग्रामीणों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ग्रामीण यहाँ के जनप्रतिनिधि को बोल बोल के थक चुके हैं, लेकिन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और ये बंद होने के कारण पूरी तरह से ख़राब हो गई है और इसका आसपास आप देख सकते हैं पूरी कचड़े में तब्दील होते जा रही है। ये जल मीनार कब से ख़राब है और आप लोग को क्या समस्या होती है? 1 साल से ख़राब है। अब पानी का बहुत दिक्कत है। कितने ग्रामीण इसमें आश्रित हैं? इसमें लगभग 100 से अधिक है। मतलब आप जनप्रतिनिधि को बोले थे? बोले थे। लोग जनप्रतिनिधि को बोल के थक जा रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है और ये बस जल मीनार यहाँ की शोभा बढ़ा रही है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। राजधानी रांची में वन्य जीव कानूनों का खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। शहर के कई चौक चौराहों पर खुलेआम महंगे दामों में प्रतिबंधित पक्षियों का अवैध कारोबार किया जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध कारोबार को रोकने वाला भी कोई नहीं है। छोटे छोटे पिंजरों में कैद ये परिंदे आजाद होना चाहते हैं। खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं।
लेकिन बेजुबानों के इन सौदागरों ने इन कोमल परिंदों को महज 10 इंच के पिंजरे में कैद कर दिया है। रांची की सड़कों पर खुलेआम इनकी खरीद बिक्री हो रही है। किसी पिंजरे में कैद कोमल सा खरगोश बाहर आने को बेचैन है, तो किसी में दर्जनों रंग बिरंगे पक्षी बाहर आने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। बात यह है कि ये कोई देसी चिड़िया है नहीं। देसी चिड़िया रहता तो चलिए हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे तो आपको ये जिंदा रह जाए। ये तो विलायती चिड़िया है, ये जो हर घर में आपको सब पालन कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग पालते हैं तो ये आपको घर का 100 भी बढ़ जा रहा है, थोड़ा देर के लिए 100 बढ़ जा रहा है। और यहाँ अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो ये खाएगा क्या? ये तो भूखा मर जाएगा ना। इन बेजुबानों के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 तो बना दिया गया, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं हुआ। तभी तो पाबंदी के बावजूद ये परिंदे रांची की सड़कों पर खुलेआम बेचे और खरीदे जा रहे हैं। राजहंस का एक जोड़ा 1500 से 2000 के बीच बिकता है, तो फिंच से लेकर प्यारे से लव बर्ड्स भी 4 से 600 के भाव में बेच दिए जाते हैं। 400 रुपए पेयर। और आपने 2 पेयर खरीदा? जी 800 का मैंने 2 पेयर लिया, 8 है जी। अच्छा, बोल रहे हैं कि बाजार में जो ये पंछी है जी, आपको जानकारी है बहुत सारे ऐसे पंछी हैं जिनको बेचना या खरीदना जो है लोग प्रतिबंध है? जी वैसा तो है, लेकिन बच्चे को चाहिए था, उन लोग को शौक है कि मतलब हमें रखना है, तो इसलिए बस लेके जा रहे थे। न्यूज़ 18 ने जब परिंदों की खरीद बिक्री पर सवाल उठाया तो सौदागरों का जवाब था कि जब पटना और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में इनकी बिक्री हो सकती है तो फिर रांची में क्यों नहीं। राजधानी रांची में पंछियों का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। बात नामकुम की करें या कांटा टोले की, खुलेआम प्रतिबंधित पंछियों को बेचा जा रहा है। यहाँ पर आपको हंस भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको गौरैया भी मिल जाएंगे। तमाम ऐसे पंछी हैं जिनको सरकारी कानून की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में कानूनन बेचना मना है, लेकिन यहाँ खुलेआम पंछियों को बेचा जा रहा है। कानून को ताक पर रखकर प्रतिबंधित बेजुबानों को बेचना अब इन कारोबारियों के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। सही मायनों से अगर देखा जाए तो जितनी गलती बेचने वालों की है उतनी ही गलती बेजुबानों को खरीदने वालों की है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पलामू में सखी मंडल की महिलाएं राखी बना रही हैं, जिसकी बिक्री पलाश ब्रांड के जरिए हो रही है। राखी बनाकर महिलाएं जहां आत्मनिर्भर हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को स्वदेशी राखियां भी मिल पा रही हैं। एक बहुत अच्छा सहयोग है जिसमें झारखंड सरकार के सहयोग से ये सारे चीज़ सखी मंडल की दीदियाँ ग्रामीण महिलाएं जो है वो अपने बदौलत आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए पहल कर रही है, जिसमें ये एक नया पहल है जो कि रक्षाबंधन के रूप में जो चाइना से जो हमारा माल आता था उसको एक परास्त करने के लिए आत्मनिर्भर के रूप में अपने बदौलत और जो आसपास के जो चीज़ है होते हैं उसके मटेरियल के द्वारा बनाया जा रहा है। तो दीदी लोग रॉ मटेरियल। देवघर के प्रधान डाकघर में इन दिनों राखी भेजने की होड़ लगी हुई है। भाई और बहन घंटों अपने बहन और भाई को राखी भेजने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। वहीं प्रधान डाकघर में भी राखी समय पर पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। डाकघर में ही राखी भेजने के लिए लिफाफे और दूसरे सामानों के लिए काउंटर भी बनाए गए हैं। वहीं स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं। के लिए आए हो यहाँ पे? राखी भेजने के लिए। राखी? किसको राखी भेज रहे हो? मेरे भाई को। भाई को? कहाँ रहते हैं भाई आपके? टाटा में। टाटा में? तो मिस नहीं करते हो? भाई वहाँ पर है, यहाँ पर से राखी भेज रहे हो? बहुत मिस करते हैं। हमारे यहाँ राखी है सर जी, आपका 5 रुपया टिकट के साथ भी जा रहा है, रजिस्ट्री भी हो रहा है, स्पीड भी हो रहा है। हाँ। कितना लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ वाला? बहुत सारे लोग ले जा रहे हैं, मतलब अच्छा बिक रहा है सर। टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। इस दौरान झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पीएम मोदी को ओलंपिक में भारत को पदक ना दिला पाने के लिए सॉरी कहा, जिस पर पीएम ने कहा कि खिलाड़ी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता और जो उम्मीद छोड़ता है वो खिलाड़ी नहीं। और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी सर, उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। खिलाड़ी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। सर कॉन्फिडेंट है एंड
और आगे मेहनत करेंगे बहुत। फिर से आम तोड़ना शुरू करो। तनु कहाँ है? आपसे ऐसे करके मिलना बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेरा खेल बहुत पसंद है, मैं बहुत मज़े करता हूँ अपने खेल में। हार जीत लगा रहता है बट जब तक रहेगा तब तक हम खेलते रहेंगे अच्छा से। ये स्पिरिट। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।